जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो छठे लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। ये यूनिट नंबर 6 के ऊपर है, छठा जो लेक्चर है मेरा। और ये यूनिट नंबर 5 तक की मैंने प्रिपरेशन आपकी पेपर की जो है वो करवा दी, ये 5 लेक्चर्स के अंदर। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो पहले लेक्चर चैप्टर में हमने ये पहले लेक्चर में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स क्या है, फिर फिज़िकल मेजरमेंट एंड फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट की थी। अब इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में पहली ब्रांच देखी थी हमने मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि ये शाम की मोशन और शाम की मोशन की वजूहात का मुताला है। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि शाम की मोशन की स्टडी जो है वो काइनेमेटिक्स है, और फिर जो वजूहात की स्टडी जो है वो डायनामिक्स है, थर्ड चैप्टर जो था, थर्ड लेक्चर। अब वजूहात में सबसे पहले जो हमने बात की थी वो थी फोर्स के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर। तो फिर हमने फोर्स को देखा, डायनामिक्स में तो फोर्स, मोमेंटम और सारा कुछ देखा था। फिर यूनिट नंबर 4 में आए तो फिर हमने जो था उसके ऊपर, फोर्स के ऊपर जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखा था, यानी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, टार्क, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वगैरह। फिर उसके बाद हमने उसी की नेक्स्ट एक फोर्स की टाइप थी ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। पांचवा चैप्टर हमने पांचवें लेक्चर में देखा था ग्रेविटेशन के ऊपर, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स और सेटेलाइट्स के मतलब नेचुरल सेटेलाइट्स के मतलब देखा था सारा। और आज उसी फोर्स को आगे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो छठे लेक्चर में बनता है वो वर्क एंड एनर्जी के ऊपर है। वर्क और एनर्जी क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो वर्क है तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब है, ठीक है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो आपके पास वर्क होगा। तो ये फोर्स को ही आगे लेके मूव कर रहे हैं। तो छठे चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है, इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो सारी मालूमात। अच्छा, ये पहले पेपर जो स्कीम है उसके मुताबिक आप सुन लें कि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग सवाल बनने हैं, वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल सवाल हो। एक लॉन्ग बनेगा, लॉन्ग सवाल का एक पार्ट इस चैप्टर में से बनना है, 3 शॉर्ट सवाल इस चैप्टर में से बनने हैं, और 1 या 2 एमसीक्यू इस चैप्टर में से बनने हैं। तो इस तरह से 11 या 12 नंबर का जो पेपर है वो आपका इस चैप्टर में से बनना है। तो इसलिए आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह तैयार करना होगा। इसमें सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वर्क की डेफिनेशन शॉर्ट में इम्पोर्टेंट है। वर्क का यूनिट जूल होता है, जूल की डेफिनेशन शॉर्ट में इम्पोर्टेंट है। वर्क जो है वो असल में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब है, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो उसकी सिमत में कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो वो कुछ ना कुछ वर्क करेगी बॉडी। उसके बाद वर्क का यूनिट जोल है, जोल की डेफिनेशन भी शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जोल वो वर्क होता है जो 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जिस्म पे लगाई जाती है। उसके बाद एनर्जी की तारीफ है, शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क जो है वो एनर्जी कहलाता है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसके बाद इसकी टाइम जो है वो आगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों सवाल जो हैं वो लॉन्ग में पॉसिबल हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जिस्म की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसका फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वो हमने प्रूफ करेंगे हम। वो लॉन्ग में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से जो स्टोर एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, मतलब आप जो है आपके पास हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह और भी न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनके मतलब हम जो है वो देखेंगे। ये भी डिफरेंट फॉर्म्स के मतलब भी एक लॉन्ग वैसे पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाला सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी इस एनर्जी में कहाँ कहाँ से हासिल होती है। तो इसमें जो है वो आपका सूरज जो है, सनलाइट, ये एक मेजर सोर्स है। फोसिल फ्यूल सोर्सेज हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। और इसके बाद बायोमास एक एनर्जी का सोर्स है। जियोथर्मल एनर्जी यानी मैग्मा ज़मीन के अंदर एक गर्म तरीन हिस्सा है जहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं, तो वो जो है वो जियो यानी अर्थ भी एक एनर्जी का सोर्स है। इसी तरह मतलब आप जो है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखेंगे कि हम एनर्जी कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। तो ये भी लॉन्ग में पॉसिबल है सवाल। उसके बाद एफिशिएंसी वाला सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट में आएगा। ये आउटपुट और इनपुट की जो रेशो होती है उसे एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, काम करने की शरह जो होती है वो पावर कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है। और पावर का यूनिट वाट होता है, वाट की तारीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में एक बॉडी करती है तो उसकी पावर
1 वाट होगी। वाट की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, पावर की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, एफिशिएंसी भी शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताया, जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं शॉर्ट में और लॉन्ग में। अब मैं आपको टू दी पॉइंट लेके चलता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो याद करनी है जी। ये पेज नंबर 119 पे आते हैं। यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन दी हुई है, वर्क को मैंने हाईलाइट किया। आपने यहाँ से नहीं याद करना कुछ भी, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बॉक्स में दी है और एक फार्मूला आपने याद करना है। ये जो है ये मैंने हाईलाइट की हुई है। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क तब होता है जब एक जिस्म पर जो है फोर्स लगती है और वो जिस्म जो है उस फोर्स की संबंध में कुछ फासला तय करता है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो W इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और ये कॉज एंगल यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से वर्क होगा तो एफ एस कॉज ऑफ थीटा होगा। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल होगा वो अगर तो 0 और 90 के दरमियान है तो कोई ना कोई वर्क होगा, अगर 90 है तो वर्क आपका 0 हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सवाल में, और ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अब आते हैं यूनिट ऑफ वर्क की तरफ। तो ऐसे यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल है। जूल की डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर तक किसी बॉडी को जो है वो डिस्टेंस कवर करवाए तो उसका जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। यहाँ से आप याद कर लें, द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जूल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एनर्जी की तारीफ है। अब बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। एक बॉडी जो है वो एनर्जी पोजेस करती है अगर वो काम करने की सलाहियत रखती है। ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ है। ये नेक्स्ट सवाल जो है ये लॉन्ग का सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका लॉन्ग में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन ही याद करनी है। द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है। ये इतनी डेफिनेशन करने के बाद आपने कंसिडर करना है कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से जो वो मूव करना शुरू कर देती है, और आफ्टर सम टाइम t जो है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, वो स्टॉप करती है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम दर्जदार फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है ये असल में होती है वर्क करने की सलाहियत, यानी एनर्जी क्या है, वर्क करने की सलाहियत। तो वर्क का फार्मूला हो गया एफ एस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। और जब वो बॉडी मूव करती है तो इनिशियल वेलोसिटी v होती है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है जब हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी जिस पॉइंट पे मालूम करनी होती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने फोर्स का ही पढ़ा था। ये फोर्स का चूँकि फार्मूले में आता है इसलिए एफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और चूँकि वो बॉडी जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से 0 की तरफ आती है इस वजह से उसमें एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो कम होगा, रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव साइन के साथ एक्सेलेरेशन आएगा। यहाँ से ए निकालें तो माइनस एफ ओवर एम आएगा। उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी की तरफ आ रही है। तो जब इस तरह हो तो जो एक्सेलेरेशन होता है वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है। तो उसके बाद इस सारे जो डाटे को हमने ये जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट कर लेना है। 2as इज इक्वल टू वी ए एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2a की जगह पे हमने उसका फार्मूला पुट किया माइनस एफ ओवर एम, इधर ऐसा आ जाएगा। ये वी एफ फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई थी, उसका स्केयर माइनस वी आई का जगह पे v का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, पीछे बचेगा ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, m डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्केयर ये बचेगा। अच्छा, उसके बाद जो है एफ एस लिखेंगे, इधर हाफ एम वी स्केयर आ जाएगा। अब ये आपने शुरू में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एफ एस के बराबर, यानी एफ एस की जगह पे हमने काइनेटिक एनर्जी रिप्लेस कर दी और ये हाफ एम वी स्केयर हो गया। इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो प्रूफ कर लिया। और ये लॉन्ग सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शॉर्ट में पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे फिर उसके बाद ये सारा फार्मूला प्रूफ यहाँ तक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल था, ये आपने अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तारीफ़ है, इसका फार्मूला ड्राइव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, लाजमी शॉर्ट में या लॉन्ग में आएगा। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी एक खास पोजीशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई, इसने स्टोर्ड वाटर जो है वो पोजेस करता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। एक हैमर जो है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक तीर कमान जो जब उसे हम खींच रहे होते हैं तीर को, तो उसमें भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है।
उसके बाद इसकी वजाहत अगर हम करें तो नीचे लिखेंगे लेट अ बॉडी ऑफ मास एम रेज्ड अप थ्रू अ हाइट, एक जिस्म एम जिसका मास एम है उसको एक हाइट एच तक हम लेके जाते हैं ग्राउंड से, तो बॉडी में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होगा वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट होगा, और एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है। तो एफ़ की जगह पे पहले डब्ल्यू लिखा, फिर डब्ल्यू की जगह पे एम जी लिख दिया, और ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये फार्मूला आपने 6.6 वाला प्रूफ करना था, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की शॉर्ट डेफिनेशन मैंने सर्कल की हुई हैं, हाईलाइट की हैं, वो आपने एज इट इज़ याद करनी है। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी है, ये किसी जिस्म की मोशन और पोजीशन की वजह से जो स्टोर एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज आ जाती हैं। उसके बाद हीट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जो हार्ड बॉडी से निकलती है, ये यहाँ से याद कर लें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर्स और बैटरी से हम हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो साउंड एनर्जी है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन बॉडी वाइब्रेट। साउंड एक एनर्जी किस्म है, ये तब पैदा होती है जब जिस्म जो है वो वाइब्रेट करता है। उसके बाद लाइट एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत पहले बताई है कि प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो पौधे हैं वो अपनी खुराक पैदा करते हैं लाइट की मौजूदगी में, और हमें भी लाइट की ज़रूरत होती है चीज़ों को देखने के लिए, और हम ये लाइट जो है वो कैंडल से या इलेक्ट्रिक बल्ब से जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद केमिकल एनर्जी की डेफिनेशन है, केमिकल एनर्जी जो है वो फूड में प्रेजेंट होती है, फ्यूल्स में प्रेजेंट होती है और अदर सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होती है, और हम ये जो एनर्जी है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है वो हासिल करते हैं केमिकल एनर्जी को। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में जो है वो हमें हासिल होती है। सूरज से जो एनर्जी में हासिल होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है, जो कि सालों साल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सूरज की सतह पे हो रहा होता है, उसके नतीजे में जो एनर्जी हासिल होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में आप सिर्फ इतना ही याद कर लें, बस समझने वाली बात है कि कैसे एक फॉर्म से एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में चली जाती है। एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि एनर्जी को हम ना तो ख़त्म कर सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड हो और इट कैन कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं तो ये वाली अगर आप ले लें, पानी होता है, पानी में जब सूरज से रोशनी पड़ती है तो थर्मल एनर्जी पानी में जज़ब होती है। पानी जो है थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद वेपोरेट करता है, जब वो वेपोरेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी यानी वो मोशन में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वही थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो वही काइनेटिक एनर्जी जब वो वाटर वेपर जो है बुखारात बन के एक जगह पे जाते हैं ख़ास पोजीशन पे, तो वही काइनेटिक एनर्जी उसकी किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। जब वो जो बादल हैं, जो बुखारात हैं वो ठंडे होते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में बदलती है और वो नीचे गिरता है, पानी हरकत में आता है, तो वही जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो पानी में आ जाती है और पानी से दोबारा उसमें जो है वो थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो इस तरह से ये जो सर्कल है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का चलता रहता है। ये समझने वाली बात है, इसमें वैसे पेपर में नहीं आता। उसके बाद मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर बात करते हैं कि हम जो है वो एनर्जी किन किन तरीक़ों से हासिल करते हैं। ज़्यादातर हम एनर्जी जो है वो वैसे सूरज से ही हासिल करते हैं और सूरज वाली एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म्स में। सबसे पहले बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। एक सोर्स है फॉसिल फ्यूल, ईंधन जिसे हम कहते हैं, जिसको हम जला के एनर्जी हासिल करते हैं। जैसे पेट्रोल है, गैस है, हम गाड़ियों में चलाते हैं तो उसके नतीजे में हमें एनर्जी हासिल होती है जिसकी वजह से गाड़ियाँ आगे की तरफ चलती हैं। वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल, गैस, हीट टू हीट आवर हाउस एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। यानी हम कोल, गैस, ऑयल वगैरह को इस्तेमाल करके घरों को गर्म करते हैं, इंडस्ट्री को चलाते हैं और ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं। और ये जो हैं ये असल में क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर द हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब ये जलते हैं तो इसमें से हीट एनर्जी खारिज होती है। और साथ में ये लिखा है कि फॉसिल फ्यूल जो है वो सालों साल बहुत ज़्यादा साल लेते हैं दोबारा बनने में, इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। यानी ये ख़त्म हो जाएं तो दोबारा पैदा नहीं होते जल्दी से। उसके बाद यहाँ से आपने इसके जो है इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। इसमें आप सबसे पहले द काज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो है अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें सीरियस किस्म की जो प्रॉब्लम है, बीमारियां वो जनरेट करते हैं, जैसे टेंशन है, नासिया है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी में, इरिटेशन ऑफ आइज़ होती है, नोज़ एंड थ्रोट वगैरह की प्रॉब्लम जो आती हैं। इसके अलावा लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, इवन डैमेज टू ब्रेन तक की जो है वो तक बंदे को पहुंचा देता है ये जो फॉसिल फ्यूल का लगातार इस्तेमाल है।
तो इसके बाद जो है सेकंड जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवा के जो है वो वहाँ से एनर्जी गेन की जाती है। और यहाँ से आपने ये याद रखना है कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, यानी ऐसे सोर्सेज जिनको हम दोबारा आसानी से जो है वो जो दोबारा बन सकें। इसमें सबसे पहले एनर्जी फ्रॉम वाटर है। पानी जो है वो आता रहता है, स्टोर होता रहता है और वो आगे गिरता रहता है, तो ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसके ऊपर हमें जो है इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये एक जल्द मतलब कुदरती प्रोसेस है और इसमें जो स्टोर एनर्जी है वो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ यूज फॉर इरीगेशन एंड आल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी हम वाटर से हासिल करते हैं इसे इरीगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बिजली पैदा करने के लिए भी जनरेटर्स में इस पानी को जो है वो फेंका जाता है। टरबाइंस लगी होती हैं, ज़ोर से पानी उनके ऊपर गिरता है, वो टरबाइन घूमना शुरू हो जाते हैं, उसके आगे जनरेटर लगे होते हैं, वो जनरेटर को घुमा देते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। एनर्जी फ्रॉम द सन है, सूरज से एनर्जी जो है वो जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। हर रोज़ जो है वो सूरज नया निकलता है, उसकी एनर्जी नहीं होती है तो जो कभी ख़त्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी इज एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इट इज़ यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद सोलर हाउस हीटिंग एक लॉन्ग सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आ जाता है। अब सोलर हाउस हीटिंग एक मतलब घर को गर्म करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम घर को गर्म रख सकते हैं। इसमें इसके तीन हिस्से होते हैं, एक कलेक्टर होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। आपके सामने ये जो है ये इसके सोलर हाउस हीटिंग जो है सिस्टम बना हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका कलेक्टिंग सिस्टम होगा, ये स्टोरेज है और आगे ये इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है डिफरेंट जो है एरियाज़ में गर्म वाटर की। ये पाइपों के अंदर जो है वो पानी स्टोर होता है, सन रेज जो है ये कलेक्ट कर लेता है, ये स्टोरेज को हीट करता है और फिर ये आगे ये वाला जो निज़ाम है ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। घरों को गर्म करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ से आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये किस जो सोलर कलेक्टर होता है वो ग्लास पैनल का बना होता है, उसके नीचे जो है वो ब्लैंक मेटल प्लेट्स होती हैं। ब्लैक प्लेट्स जो हैं वो सन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती हैं और वो पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उनको दे देती हैं, इस वजह से वो गर्म होकर जो है बाकी घर के हिस्सों को गर्म कर देता है। उसके बाद सोलर सेल के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। ये सोलर सेल जो है उसे फोटो सेल भी कहते हैं और ये सिलिकॉन वेफर का बना होता है। ये सूरज से आने वाली एनर्जी को डायरेक्टली जो है वो बिजली में तब्दील कर देता है। उसके बाद विंड एनर्जी है, हवा से मतलब जो हम एनर्जी हासिल करते हैं। ये विंड टरबाइंस लगी हुई हैं सी लेवल पे ऊपर जो है ओशन के आसपास इनको लगाया जाता है। विंड हैज़ बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज, यानी सदियों से जो है हवा को एनर्जी का सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और सेलिंग शिप्स होती हैं, अक्रॉस द ओशन लगी होती हैं। और आप ये देखें कि यहाँ पे उसने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन जो है 1300 मेगावाट एक दिन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है और यूरोप में इन्हीं फॉर्म्स को इस्तेमाल करके जो है वो 100 मेगावाट तक जो है वो बिजली एक दिन में पैदा की जाती है। तो ये बहुत एक एनर्जी का सोर्स है। विंड एनर्जी जो है ये जो विंड टरबाइन को ओशन के ऊपर लगा के जो एनर्जी हासिल की जाती है। अच्छा, यहाँ से जियोथर्मल एनर्जी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी हैं। ये वाला जो है फिगर में नज़र आ रहा है मैग्मा एक पार्ट है गर्म तरीन। देर इज़ अ हॉट मेल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा, यानी एक गर्म तरीन हिस्सा जो ज़मीन के अंदर मौजूद है उसे मैग्मा कहते हैं। और उसके बाद जो है वो जियोथर्मल एनर्जी की तारीफ यहाँ से आपने याद करनी, जो डबल हाईलाइटेड है वो जियोथर्मल एनर्जी है। वाटर रीचिंग क्लोज द मैग्मा, जो पानी जो है वो मैग्मा करीब पहुँचता है। चेंज टू स्टीम, वो स्टीम में बदल जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर उससे जो है हम बाहर एनर्जी हासिल कर लेते हैं और इस तरह की जो एनर्जी है वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाएगी। उसके बाद एनर्जी फ्रॉम बायोमास है, यहाँ से आप याद करें, यानी कि ये जो जानवरों का जो फजला वगैरह होता है, गले सड़े फल सब्जियाँ होती हैं, उनसे जो एनर्जी हासिल होती है उनको मिक्स करके उनको जो है वो उनका मिक्सचर क्रिएट करके, तो उस तरह की जो एनर्जी है वो एनर्जी फ्रॉम बायोमास है। इसके प्लांट्स लगते हैं जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। ये आगे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है और ये इस प्लांट से मीथेन गैस और इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैथ एनर्जी इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज आता है कि इसमें सी से क्या मुराद है। तो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी कीमत 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और ये ई जो है वो एनर्जी है, एम मास ऑफ द मैटर है, सी स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये असल में आइंस्टाइन ने एक एनर्जी मैथ इक्वेशन दी थी जिसमें उसने कहा था कि अगर जो मैटर है वो स्पीड ऑफ लाइट या इससे ग्रेटर से मूव करता है तो वो सारा का सारा जो मैटर है वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगा।
ठीक है। और अगर हम उसे स्लो करेंगे तो वही मास जो है या मैटर है वो दोबारा वही एनर्जी जो है दोबारा मास में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे जो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है वो सी वाली की कीमत है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये लाजमी पेपर में MCQs आता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी फ्राम फॉसल फ्यूल्स है। अगर हम बतौर ईंधन फॉसल फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं तो फिर उससे हमने अगर बिजली पैदा करनी है तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वो प्रोसेस यहाँ से आपको दिखाए हुए हैं, आपने यही वाले याद रखने हैं कि सबसे पहले फॉसल फ्यूल को जलाना है, उससे केमिकल एनर्जी हासिल होगी। फिर जब केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी बनेगी, केमिकल एनर्जी जब जलेगी मतलब केमिकल एनर्जी जो है उसको बर्न करेंगे तो वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और हीट एनर्जी जो है वो फिर बॉयल करने के लिए पानी को या स्टीम पैदा करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। अब वही स्टीम जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टरबाइन को देंगे, उससे टरबाइन जो है वो चलेगी और टरबाइन जो है इस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। यही मैकेनिकल एनर्जी आगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर को देंगे और वो जनरेटर जो है उसे मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोबारा सुन लें कि फॉसल फ्यूल को में जो स्टोर केमिकल एनर्जी उसे जब बर्न करेंगे, जलाएंगे तो हीट एनर्जी पैदा होगी। हीट एनर्जी से पानी को गर्म करेंगे, स्टीम लेंगे, स्टीम में पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी टरबाइंस को देंगे, टरबाइन उसको मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देगी और मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को देंगे तो जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद एनर्जी एंड एनवायरनमेंट्स हैं। ये वैसे मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें आपने बताना है कि अगर हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर जो उसके असरात एनवायरनमेंट के ऊपर हैं वो बताने हैं कि यानी फॉसल फ्यूल को लगातार इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होंगी, ठीक है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और ये एक टाइम आएगा कि ये हमारे रहने के काबिल नहीं रहेगा। इस वजह से जो मतलब ये है कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे लिखने हैं एनर्जी के और उसके। उसके बाद फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी है कि आपने एक फ्लो डायग्राम बनानी है कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है। उसमें ये मैं आपको इतना वैसे यहाँ पे एक फिगर बता देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं, मैंने हाईलाइट कर दिया है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं एक आपको बताता हूँ कि पावर स्टेशन आपने लिया, उसमें आपने ये मैं समझा देता हूँ उसकी फ्लो डायग्राम। पावर स्टेशन है, वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करनी है और इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी तो उसकी एक फ्लो डायग्राम बनेगी। जो मुख्तलिफ प्रोसेस जो उसमें होंगे वो सारे एक डायग्राम के अंदर आपने जो मेंशन करने हैं और उसी के मुताबिक आपकी फ़्लो डायग्राम बनेगी और उसको फिर आपने जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है, वो पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे सबसे पहले जब हम पावर स्टेशन में क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर, पानी जो हमने डैम में स्टोर किया है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो हम देंगे किसको, टरबाइंस को, यानी वो घूम के गिरेगा टरबाइन पे तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी और काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन पे आएगी तो टरबाइन को घुमाएगी, वर्क डन होगा, ठीक है, और टरबाइन मूव करना शुरू हो जाएगी। टरबाइन से फिर उसको जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को दिया जाएगा उसी मैकेनिकल एनर्जी को, और मैकेनिकल एनर्जी या जो काइनेटिक एनर्जी है जिसे जनरेटर रन होना है तो उस जनरेटर ने उस एनर्जी की मदद से जो है वो उस वहाँ पे बिजली जो है वो जनरेट कर देनी है, ठीक है। और जब बिजली जनरेट होगी तो आपके पास जो है ये एक फ्लो डायग्राम इस तरह से बन जाएगी 4 प्रोसेस के अंदर। लेकिन आप देखेंगे कि इन सारे प्रोसेस के अंदर जब यहाँ से पानी नीचे गिरेगा तो हीट एनर्जी भी पैदा होगी और साउंड एनर्जी भी पैदा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में जाएगी, टरबाइन चलेगी, तब भी हीट एनर्जी पैदा होगी, साउंड एनर्जी भी पैदा होगी, और जब इससे भी नेक्स्ट जनरेटर चलेगा तब भी हीट और साउंड एनर्जी पैदा होगी। तो ये एक फ्लो डायग्राम है जिसमें सारा कुछ उसने जो है वो आपको तफसील से दिखा दिया हुआ है कि हर प्रोसेस के अंदर जो है वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी पैदा होगी इजाफी तौर पर, और उसके मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं वो दिखा दिए हुए हैं। उसके बाद ये एफिशिएंसी की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट सवाल है, लाजमी पेपर में आता है कि एफिशिएंसी जो है वो असल में रेशो है आउटपुट और इनपुट की। तो इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी लेकर निकालनी हो तो आउटपुट बटा इनपुट ज़रूर 100 आपने कर देना है, ये डेफिनेशन और एक फार्मूला याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर की। तो पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, यानी काम करने की शरह को पावर कहते हैं। ऐसा यूनिट यानी इसका जोल पर सेकंड या वाट है, और वाट को भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अगर 1 जोल वर्क 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी करती है तो उसकी पावर 1 वाट होगी। और यहाँ पे एक MCQ आपने याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर जो वो 746 वाट के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर है। ये आपने MCQ के तौर पर याद रखना है। यहाँ पर यही कुछ इंपॉर्टेंट था, और न्यूमेरिकल जो बाद में आपको एक ही मतलब 2 लेक्चर्स में लॉन्ग सवालों में करवाऊँगा,
और ये शॉर्ट सवाल एंड लॉन्ग सवाल और थ्योरेटिकल जो लॉन्ग सवाल था वो मैंने आपको बता दिए, एमसीक्यूज़ बता दिए। ये फर्दर आप इसके एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि वर्क डन तब ज़ीरो होगा जब एंगल जो है वो फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान 90 होगा। कॉज है, कॉज 90 ज़ीरो होता है। उसके बाद ये वाला जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन विल बी ज़ीरो। अगर परपेंडिकुलर यानी 90 एंगल बनेगा तो ज़ीरो आपका वर्क डन होगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम, यानी वेलोसिटी इसका स्केयर बनेगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 दुगुना हो जाएगी। उसके बाद चौथे सवाल में ये 100 जूल है, 5 मीटर पर सेकंड है। फिर उसके बाद ये है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फोटो सेल होते हैं जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन अ बॉडी लिफ्टेड थ्रू अ हाइट एच, तो जब एक हाइट पे बॉडी जाती है तो उसमें उसकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल जो है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है पानी की पोजीशन की वजह से। इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी है द स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी कीमत आपको याद हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अच्छा, ये जो मैंने डबल हाईलाइट किए हैं जो गहरे कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल हैं। डिफाइन वर्क व्हाट इज दैट टाइप्स ऑफ यूनिट, ये ऊपर बयान हो गया है तो आपने वहाँ से याद कर लेना है। डिफाइन एनर्जी गिव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्राइव इट्स रिलेशन, यानी लॉन्ग सवाल। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ऊपर हो गया। व्हाट इज मीन्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, ये 6.13 वाला। एफिशिएंसी का सवाल भी हो गया। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है लाजमी, ये भी हो गया। डिफाइन वाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है लाजमी, ये भी हो गया। अब उसके बाद ये जो छोटे सवाल रह गए इसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। वाई डू वी नीड एनर्जी, ये 4 वाला सवाल है। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। टू डू एनी वर्क, यानी कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग एनी वर्क। उसके बाद वाई फॉसल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज इसमें आपने बताना है कि फॉसल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि इसको सालों साल में, बिकॉज फॉसल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीन्यू फॉसल फ्यूल्स, यानी फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो मिलियन साल ले लेते हैं अपने आप को दोबारा बनाने के लिए। बिकॉज फॉसल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू प्रिपेयर दैम सेल्फ, ठीक है। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई, इसमें जो है वो सोलर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्यों। तो सोलर एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड बिकॉज सोलर एनर्जी हैव नो बैड इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, एक्सप्लेन। एनर्जी जो है वो कैसे कन्वर्ट होती है एक से दूसरी में, एक्सप्लेन करें। इसकी वो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बता दी है कि काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर उसकी जो है वो थर्मल एनर्जी में, वो सारी कन्वर्जन आपने वहाँ पे फिगर वाली बता देनी है यहाँ पे। नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप जो मोटर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देती हैं। इसकी मिसाल आप वॉशिंग मशीन ले लें, जूसर मशीन ले लें, ठीक है। इसी तरह और भी जितनी मशीन्स हैं आप घरों में यूज़ करते हैं वो जो है वो इसकी मिसाल लें। उसके बाद नेम डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम बाई टेकिंग रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, ये 14 वाले का सवाल है। और ये जो इंपॉर्टेंट थे इनको मैंने डबल हाईलाइट किया था। यहाँ आज जो है वो आपका छठा चैप्टर जो है वो छठे लेक्चर में मैंने ख़त्म करवा दिया है। आपको जो है वो एमसीक्यू शॉर्ट सवाल और थ्योरेटिकल लॉन्ग सवाल यहाँ से आपने अच्छी तरह याद करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए। 4 थ्योरेटिकल लॉन्ग सवाल बनते हैं, 6 से 7 जो हैं वो शॉर्ट सवाल बनते हैं और 1 से 2 एमसीक्यूज बनते हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपने पहले करने हैं। सी स्पीड ऑफ लाइट की जो कीमत है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो आपने अच्छी तरह करना है। और इस तरह के इसके बाद इंशाल्लाह आप जो है वो 55-60 में से नंबर जो है वो गेन करने के काबिल हो जाएंगे अगर इस तरह से आप सारी तैयारी कर लेते हैं 9 लेक्चर्स की। और बाकी जो आपके जो 8-10 नंबर 5-7 नंबर रह जाएंगे वो मैं आपको लास्ट वाले 1-2 लेक्चर्स में इसके न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं वो करवा दूंगा एक साथ, ताकि आप जो है वो 60/60 नंबर आसानी से हासिल कर सकें। 100/100 आप नंबर, मतलब 100% आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो इंशाल्लाह बनेगी अगर आप ये मेरे 9 लेक्चर्स जो हैं वो अच्छी तरह उनको सुन लेते हैं। 9 से 10 लेक्चर्स को इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही था।
और नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मैं 7 चैप्टर को जो एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को प्रमोट करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके और आपके किसी जानने वाले का भी फ़ायदा हो सके। इंसानियत को जो है वो हमेशा जो है इंसानियत के लिए फैसिलिटेटर का हमें काम करना चाहिए। तो ये मेरी एक छोटी सी एफ़र्ट है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।